गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है EWS कोटा। तो ऑफ कोर्स ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो है वो पेटिशंस को गो अहेड कर दिया है। जो पेटिशंस जो हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कोटा है उसके अगेंस्ट फाइल की गई हैं। तो ऑफ कोर्स अब सुप्रीम कोर्ट जो है इन पेटिशंस को सुनना शुरू करेगा। तो ऑफ कोर्स थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं पहले इस टॉपिक के बारे में। तो ए मेजर जनरल SR सिन्हो की कमेटी बनाई थी यूनियन गवर्नमेंट ने 2005 में। जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी 2010 में, इस कमीशन का नाम था कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बेसिस पर 2019 में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट बनाया और फिर 2019 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक 103rd अमेंडमेंट किया गया और EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया। अभी ये अमेंडमेंट क्या कहता है कि 10% रिजर्वेशन मिलेगी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में EWS कैटेगरी को, और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया। पार्लियामेंट के पास स्पेशल लॉज फॉर EWS बनाने के लिए, जैसे आपके SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो पावर्स होती हैं, वैसे ही EWS को बनाने के लिए भी जो है वो पावर्स पार्लियामेंट को दी गई। और अब जो है स्टेट्स नोटिफाई करेंगी कि कौन जो है वो EWS कैटेगरी में आता है, कौन रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो वो कुछ बेसिक से क्राइटेरिया बता दिए गए, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि जो है ये लोग जो हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी में जो है आएंगे। और उसके बेसिस पर स्टेट्स ने नोटिफाई करने शुरू किया कि कौन जो लोग हैं वो EWS में आते हैं। लेकिन इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। क्यों चैलेंज किया गया? पहले तो कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनको आप जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो एक तरह से 103rd अमेंडमेंट जो है वो इस प्रोविजन से को वायलेट कर रही है और इकोनॉमिक स्टेटस पर जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दे रही है। और फिर जो आपकी इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, जिसमें कहा गया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, उस प्रोविजन को भी ये वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि जो है 10% ये जो है आपका 50% का जो टोटल रिजर्वेशन है उसको भी वॉयलेट करके आगे बढ़ रहा है। फिर जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली कि हमारी फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस अ ट्रेड और प्रोफेशन भी वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको कंपेल कर रही है कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करो और स्टूडेंट्स को एडमिट करो। अब इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया? उन्होंने बोला कि आर्टिकल 46 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहता है कि आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और स्पेशल केयर देनी है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने 2008 की सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग को भी कोट किया और कहा कि अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% कोटा जो OBCs का जो है वो अपहेल्ड किया था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपका डेफिनेशन ऑफ OBC जो है वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होती, बल्कि कास्ट और इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों जो है, दोनों फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक जो है, दोनों फॉर्म ऑफ बैकवर्डनेस के बेसिस पर जो है रिजर्वेशन दी जा सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट या अनएडेड इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि उनको राइट टू प्रैक्टिस ट्रेड वो नहीं करने दिया जा रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड जो है वो पावर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये आपका गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को बोला है कि जबकि हम 2015 में ही सेक्शन 66A को जो है रिपील कर चुके हैं, फिर भी जो केसेस उसके बाद फाइल किए जा रहे हैं स्टेट्स में, उन सबको अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर वापस लेने के लिए ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ने बोला कि हमने देखा है, हमने नोटिस किया है कि अभी भी केस रजिस्टर किए जा रहे हैं जो कि सेक्शन अब खत्म कर चुके हैं, हम रिपील कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि ये सेक्शन 66A इसको रिपील कर दिया गया था, जिसके अंदर 3 साल की जेल और फाइन दोनों के प्रोविजन थे अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट, ऑब्सीन ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करता है तो। ठीक है, तो ये सेक्शन 66A क्या था? ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर दी गई थी कि कोई ऑफेंसिव या मेनेसिंग पोस्ट्स के लिए
और या कोई अनॉयंस क्रिएट कर रहा है, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। 3 साल या फिर 3 साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों भी हो सकता है उसमें, ठीक है। अब इसमें मैसेजेस सेंड करना कंप्यूटर या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस से जो है उसमें 3 साल तक की जेल हो सकती थी, कोई ऑब्सीन मैसेज भेजने पर। लेकिन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जो लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें सेक्शन 66A को ओपन एंडेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया था। उसके बाद भी फिर भी देखा जा रहा है कि कई स्टेट्स अभी भी सेक्शन 66A के अंदर जो है लोगों को बुक कर रही हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने क्यों हटाया था सेक्शन 66A? कोर्ट का कहना था कि बहुत ही ओपन एंडेड और अनडिफाइंड ये एक प्रोविजन है, ठीक है। मतलब अब कौन सा शब्द ऑफेंसिव है, क्या कंटेंट ऑफेंसिव है, क्या कंटेंट मेनेसिंग है, ये बहुत नेबुलस है। कोई कैसे डिफाइन करेगा इसको कि कोई एक कंटेंट आपके लिए ऑफेंसिव हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता ऑफेंसिव वो, कि कोई एक चीज़ आपके लिए अनोयंस क्रिएट कर सकती है, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकती है, पर दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अनोयंस या इनकन्वीनियंस को जो है वो क्रिएट करे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि परसिस्टेंट जो टर्म है इसमें, कि मतलब बार बार अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट जो है बना रहा है, ये भी इम्प्रिसाइज है। कोई कैसे डिसाइड करेगा कि परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है इस केस में, कितना रेगुलर होना चाहिए, कितना रेगुलर नहीं होना चाहिए, कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को रिपील कर दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट रेपरेशंस। तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पता है कि पाकिस्तान में वर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्लड आए हैं इन इट्स हिस्ट्री। तो पाकिस्तान ने रेपरेशंस मांगना शुरू किया है और कंपनसेशन मांगना शुरू किया है रिच कंट्रीज से, बिकॉज वो पाकिस्तान कह रहा है कि उनकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उस वजह से पाकिस्तान को फ्लड्स का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरह से पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है उसको जो है वो यूज़ कर रहा है पाकिस्तान। कह रहा है कि जिसने पॉल्यूट किया है वर्ल्ड वाइड, उन्हीं को हमको पे करना चाहिए, उन्हीं को हमको कंपनसेशन देने चाहिए क्लाइमेट डिजास्टर्स के लिए, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए तो कह सकते हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनकी इकोनॉमी वैसे भी जो है वो बहुत ही बुरी चल रही थी, और अब जब ये डिज़ास्टर आ गया है तो एटलीस्ट अब जो है वर्ल्ड कम्युनिटी उनको किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो अदरवाइज अगर ये डिजास्टर ना होता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इन एनी वे डूम ही हो रही थी। सो क्लाइमेट चेंज का जो फ्रेमवर्क है उसमें कहा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिच कंट्रीज की है, क्योंकि उन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की हैं सिंस 1850 इंडस्ट्रियल एज से। अब इंडिया का अगर हम देखें तो अब हम क्यों इस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्यों इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, और एमिशंस जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के करते हो तो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रहते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब एक इंडिया जैसी कंट्री जिसने सिर्फ 3% हिस्टोरिकल एमिशंस किए हैं टोटल एमिशंस में, टोटल उसको आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, और इंडिया जो है वो रादर रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है रिच कंट्रीज को। इसीलिए इंडिया क्या कहता है कि जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो नहीं किया 1850 से लेके अभी तक जो है वो इतना ज़्यादा एमिशन नहीं किया है। अब जब हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बारी आई है तो आप ये जो है इसको क्लाइमेट चेंज और ये कार्बन एमिशंस को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर करना है ऐसा, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, तो रिच कंट्रीज जिन्होंने उस टाइम पर डेवलपमेंट किए हैं, जिन्होंने उस टाइम पर जो है कार्बन एमिशंस किए हैं, तो उनको डेवलपिंग कंट्रीज को पे करना चाहिए। अगर हम चाइना का कंपैरिजन देखें तो चाइना पिछले 15 साल से लगभग वर्ल्ड का बिगेस्ट एमिटर बन चुका है, और 11% जो टोटल एमिशंस हुई हैं 1850 से वो चाइना ने की हैं, ठीक है। तो अब ये पाकिस्तान कैसे क्लेम कर सकता है, क्योंकि वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है फॉर लॉस एंड डैमेजेस, 2013 में इसको सेटअप किया गया था। ये पहली ऐसी फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट थी कि जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो कि क्लाइमेट डिजास्टर से जो है पीड़ित हैं, उनको जो है एक तरह से हेल्प करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि रिच कंट्रीज़ ने ऐसा क्लाइमेट जो है चेंज में जो है भागीदारी रही है, तो उनको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके कोई गलती नहीं है उनको पे करें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश इंक एग्रीमेंट्स। तो ऑफ कोर्स ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें कुछ जो है एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए, कि आपको पता है ना कि शेख हसीना जी जो है वो विजिट पर हैं, स्टेट विजिट पर हैं इंडिया पे। तो कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो उसमें से कुछ आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुए हैं।
तो एक तो MOU है कि ऑन विड्रॉल ऑफ वाटर बाय इंडिया और बांग्लादेश, जो कि कॉमन आपके कुशियारा रिवर पर हुआ है। कुशियारा आपकी ब्रांच ऑफ बराक रिवर है, ये भी बताना चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि सदर्न असम और सिलहट जो है आपका बांग्लादेश में, उधर के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। फिर मैत्री पावर प्लांट, उसमें भी जो है इंडिया जो है लगभग $1.6 बिलियन तक का कंट्रीब्यूशन दे चुका है, देने वाला है। सो ये भी सेटअप कर रहा है इंडिया ऑफ कोर्स वहाँ पर। और 5.13 किलोमीटर की रुपशा रेल ब्रिज भी बना रहा है इंडिया, जो कि मोंगला पोर्ट जो है उसको खुलना के साथ कनेक्ट करने वाला है सेंट्रल और नॉर्थ बांग्लादेश में बाय रेल, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि इंडिया में जो पेट्रापोल है उसकी गेडे, इंडियन बॉर्डर पे जो पेट्रापोल है उसकी गेडे के साथ जो है आपका वेस्ट बंगाल में उसकी कनेक्टिविटी बनेगी। फिर खुलना दर्शना रेलवे लिंक, परबाती कोनिया रेलवे लाइन, ये सब भी जो है इंडिया इसके लिए एग्रीमेंट कर चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, उन्होंने यूके गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ऑफ कोर्स, और BAE सिस्टम्स, इनके साथ कोलैबोरेट करके साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की है 26 कंट्रीज़ के लिए। अब ये इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का पार्ट है, जो कि इंडिया लीड कर रहा है इस टाइम पर। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो आपके NSCSC के अंडर आते हैं, उसी को जो है वही जो है इसको लीड कर रहे हैं। और इस बार जो ये एक्सरसाइज की गई है साइबर सिक्योरिटी की, वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर की गई है। एनर्जी सेक्टर में कौन सी कंपनीज या कौन सी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, कैसे उनको जो है उनकी साइबर सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर किया जाए। हमने देखा था ना, मुंबई में एक बार हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि एक साइबर अटैक हुआ, मुंबई की जो है इलेक्ट्रिसिटी को डाउन कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि वो चाइनीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने किया था, ठीक है। सो उसके लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंडर काम करते हैं और कंट्री लेवल पर जो है साइबर सिक्योरिटी मैटर्स को में डील करते हैं और अलग अलग एजेंसीज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को जो है वो एक वीडियो एड्रेस के थ्रू जो है वो एड्रेस किया है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन ने 2015 में बनाया था। हर साल व्लादिवोस्टॉक में किया जाता है और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन, न्यू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, इन सब की इश्यूज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाती है। तो इसमें जो है रशिया और एशिया पैसिफिक के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, वो स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकोवैक। तो ये ऑफ कोर्स आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इशूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत बायोटेक की जो इंट्रानेसल वैक्सीन, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, इसका ऑफ कोर्स पहले नाम BB154 था, बट इसका अब नाम जो है इनकोवैक कर दिया गया है। ये फर्स्ट इंट्रानेसल वैक्सीन है कोविड की, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टेबल रह सकती है। इसके डबल बेनिफिट होगा। एक तो क्या है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है आपके अगर कोई न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक भी इस वैक्सीन को बनाया जा सकता है और इसको ईजिली नेजल डिलीवरी के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो ड्यूअल बेनिफिट्स हैं इसके। इनकोवैक को जो है भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ मिलकर जो है डेवलप किया है और ये अब जो है मार्केट में आने वाली है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is EWS quota, or the economically weaker section quota. So this topic is important for your social issues as well as your polity. So recently, 5-judge constitution bench of the Supreme Court has decided to go ahead with the hearing of certain petitions which have challenged the 10% reservation for economically weaker sections amongst the general category of population. So you know that what is the background of this EWS quota. So the UPA government in 2005 constituted this Commission for Economically Backward Classes, which was headed by Major General S.R. Sinha. And this commission gave a report in 2010. Based upon that report, in 2019, Ministry of Social Justice and Empowerment prepared a cabinet note, and the cabinet decided in 2019 itself to amend the constitution with the 103rd amendment to provide reservation to economically weaker sections of society. So what is this amendment? So basically 10% reservation in government jobs and educational institutions for EWS has been given under this amendment, and
An additional clause was added so that Parliament will have the power to make special laws for AWS, like it does for SC, ST, and other OBC communities. And states can notify who will constitute EWS for the benefit of reservation. So why is it has been challenged by in the court? Of course, some petitioners have said that it violates the basic structure of the constitution, because the constitution only protects or only provides for special protections to the socially disadvantaged groups, and it does not we cannot provide any special protections on the sole basis of economic status. So this is the first argument by certain petitioners. The second argument is that you have this Indra Sawhney judgment, in which which has upheld the Mandal report, and reservations were capped at 50%. But this 10% additional reservation is violating this rule, and economic backwardness cannot be the sole criteria for identifying backward classes. So that's why petitioners have argued that this 10% additional reservation should be removed or repealed. Certainly, certain other private unaided educational institutions have said that state is compelling them to enforce this reservation policy, which is violating their fundamental right to practice a trade or profession. But the government has its own arguments. Government has said that we are just implementing the directive principle of state policy. We have this provision under Article 46 of the Constitution, so under which the state has the duty to protect the interests of economically weaker sections, and we are just doing that. Okay. Similarly, they have said that if we see at the Indra Sawhney principle, the 2008 ruling, Ashok Kumar Thakur versus Union of India case, the Supreme Court upheld the 27% quota for OBCs, and the argument was given also that it is not just that only the caste cannot be the sole criteria of backwardness, but economic factors must also be taken into consideration to provide reservation. So basically, economic backwardness is also a criterion for deciding the disadvantage or vulnerable sections of society. For the unaided institutions who are arguing that their freedom or the fundamental right to practice trade is being violated, the government has argued that the constitution provides the parliament to place reasonable restrictions on the right to carry on trade. So under that powers, the parliament has provided for reservation of EWS. So the next topic is Section 66A of IT Act. So this topic is important for your governance section. So Supreme Court has directed all state chief secretaries to take back the cases which were registered under the repealed Section 66A of IT Act within 3 weeks. So you know that in 2015, the Supreme Court had repealed this section, but even after that, even until now, certain states are booking people under this Section 66A of the IT Act, even though this provision does not even exist now. So what is this? What was this Section 66A of the IT Act? It empowered the police to make arrests for offensive or menacing content. So it was also providing punishment for sending obscene messages through computer or any communication device, and for that a maximum of 3 years of jail could be given to the accused, or the convicted person. But in 2015, the Supreme Court struck down this Section 66A of the IT Act in Shreya Singhal versus Union of India case. So why did the Supreme Court struck it down? Because it said that the terms offensive or menacing, they are too nebulous. How will you define if any content is offensive or not? How will you define if it is creating inconvenience or annoyance to someone? Because something that may create annoyance to you may not be creating annoyance to me. So who would define it? Also, the term persistently, so it said that this law originally said that persistently, if you are annoying someone on the internet, this section, you can be booked under this section. So then who would define this the term persistently? How often one should be violating this provision to invite action? So all these were nebulous provisions. That's why the Supreme Court had to repeal this Section 66A of the IT Act.
So the next topic is climate reparation. So this topic is important for your environment section. So Pakistan is facing the worst flooding disaster in its history, and that's why it has started demanding reparations or compensation from rich countries who are responsible for causing climate change. So basically, it is invoking the polluter pays principle, that you have polluted the environment since 1850, that is the start of industrial age, and we are being forced to pay the price for that. So that's why you should be paying us the reparations or compensation for it, because we are facing the worst annual or worst uh, climate disasters because of your pollution, because of the pollution that you have created. So in the climate change framework, the burden of responsibility falls on those rich countries which have contributed the most of the greenhouse gas emissions since 1850. And why is it? Why are they responsible? Because they have emitted carbon dioxide since 1850s, which remains in the atmosphere of for hundreds of years, and when it gets accumulated, it creates havoc for the world in the form of global warming. So why India is not responsible? Because India currently accounts for just 3% of historical emissions. China has become the world's biggest emitter in the last 15 years, and it has contributed about 11% of total emissions since 1850. So Pakistan is utilizing the Warsaw International Mechanism for Loss and Damages, which was set up in 2013, and it was an formal acknowledgement that these developing countries must be compensated if they are struck by climate disasters. So the next topic is India Bangladesh Inc. agreements. So this topic is important for our international relations. So you know that we have already discussed about it also, that Bangladesh Prime Minister is on a state visit to India, and with the Prime Minister of India has inked some agreements. So you must be knowing what are these agreements, or what are they related to. So, an MOU on withdrawal of water by India and Bangladesh has been signed from common border river Kushiara. So, Kushiara is a branch of Barak River. You should be knowing that, and it will be benefiting people from southern Assam and Sylhet in Bangladesh. Similarly, Unit 1 of Maitri Power Plant has been unveiled virtually. Some railway bridges, railway lines, they have been signed between the two countries, which will facilitate connectivity between the two neighboring countries. So the next topic is cyber security. So this topic is important for your security section, of course. So India's National Security Council Secretariat and the UK government, in collaboration with BAE Systems, have recently conducted the cyber security exercise for 26 countries, and this exercise has been conducted by as part of the International Counter Ransomware Initiative, which is being led by, of course, India under the leadership of National Cyber Security Coordinator. So this recent exercise, the theme of this recent exercise was based on energy sector, and the companies who are responsible in this distribution of electricity and to the domestic consumers, they were made aware of the cyber vulnerabilities, and uh, uh, they were equipped with cyber security measures so that they can protect their crucial or critical infrastructure. You know that in I think 1 or 2 years back, Mumbai was hit with the power cuts because certain Chinese hackers got access to the power grid that was powering Mumbai. So it is important that we protect our critical infrastructure from cyber security threats. So this National Cyber Security Coordinator works under the National Security Council Secretariat. You should be knowing that these are certain basic facts. So the next topic is Eastern Economic Forum. So this topic is important for your international relations. So PM Modi has recently delivered a video address during the plenary session of 7th Eastern Economic Forum. So this Eastern Economic Forum was, of course, established by the President of Russian Federation in 2015. So this topic is, of course, important for your international relations. It takes place each year in Vladivostok, which is a city in Russia, and it provides a platform for discussion on certain issues like world economy, regional integration, development of new industrial and technological sectors, and it also provides an international platform for discussing the strategy for development of political, economic, and cultural ties between Russia and the Asia Pacific region.
So the next topic is INCOVAC. INCOVAC, of course, this topic is important for your science and tech section and also for your social issues. So we recently, yesterday, discussed about an intranasal vaccine by Bharat Biotech, which has been given permission by the CDSCO. So the name of this vaccine is INCOVAC. So this vaccine is a recombinant nasal vaccine based upon using the chimpanzee adenovirus for the immune for generation of immune response in human body. So it will be the first intranasal vaccine for COVID-19, and it stays stable at 2 to 8 degrees Celsius. So it provides easy storage and distribution facilities. It also has double benefit because this vaccine is allows faster development of variant specific vaccines also, and it can be easily administered. So that's why there are dual benefits. This vaccine has been developed by Bharat Biotech in partnership with Washington University, St. Louis. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.